इनसाइड है, वहां से आगे बढ़ते हैं। अलग अलग जगहों पर, चाहे वो संसद मार्ग हो, पार्लियामेंट स्ट्रीट हो, जनपथ हो, पालिका हो, सीपी हो, अलग अलग तरह से पूरे सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, जंतर मंतर के आसपास के इलाकों में ये कोशिश करती है पुलिस कि हर 200-250 मीटर पे बैरिकेडिंग करे। पहले आपने कहा कि जाइए मार्च निकालिए, उसके बाद जगह जगह आपने बैरिकेडिंग की और इस तरह से की कि पहले स्टूडेंट्स आ गए, एक जगह 4000-5000 स्टूडेंट्स क्रैम्प्ड है, आपने दूसरी तरफ से बैरिकेड लगा दिया। फिर क्या किया आपने, आप बार बार एम्बुलेंस को ला रहे हैं, टीयर गैस के व्हीकल को ला रहे हैं और आप चला रहे हैं नेशनल मीडिया पे कि स्टैम्पीड हो गया। स्टैम्पीड कैसे होता है? स्टैम्पीड तब होता है जब शांति से खड़े लोग जो आगे बढ़ रहे हैं संसद की तरफ, उन पे आपने लाठियां बरसाई, उन पे आपने टीयर गैस फेंका है। लोगों को इस कदर चोट आई है टीयर गैस से, किसी का सर फटा है, कान फटा है, हाथ में चोट आई है। आपको मंजर देखते कि पूरा जंतर मंतर के आसपास की सड़कों पे चप्पल, फटे हुए कपड़े और खून के छींटे हैं पूरी तरह आसपास। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हर जगह कम से कम 10 जगह कोनों में यही चीज क्रिएट की जाती है। क्रैम्प्ड अप स्पेसेस में लोगों को भरा जाता है, बैरिकेडिंग की जाती है हेवीली, वहां पे लाठियां चलाई जाती है, टीयर गैस चलाया जाता है। वहां से आप अगली जगह पहुंचेंगे, वहां पे भी यही मंजर होगा, फिर आप आगे जाएंगे, फिर यही होगा। हम लोग जब केरला भवन के पास पहुंचते हैं, जहां पर ट्रक से वो रैली लीड हो रही होती है, वहां पे जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उस ट्रक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। उसमें तमाम लोग थे, शबाना आजमी से लेकर प्रकाश राज से लेकर तमाम लोग। और उस ट्रक पे जब पुलिस लाठी चार्ज करती है, वहां पर एक बार में करीब 5-7 हजार स्टूडेंट्स हैं और पहली कतार में जो नीचे लोग हैं उनमें पुरुष हैं। तो मैं और मेरे कुछ साथी महिलाएं आगे बढ़ती हैं कि ह्यूमन चेन बनाकर हम अगर उनको डिफेंड करेंगे तो शायद हम कुछ मदद कर पाए। हम जैसे ही आगे जाते हैं वो लाठियां हमको लगती है, सर में लगती है, कंधे पे लगती है। साइड में जो पुलिस डिप्लॉयड है, आरपीएफ डिप्लॉयड है, वो वहां पे उनको जो मिल रहा है, जूता मिल रहा है, चप्पल मिल रहा है, पत्थर मिल रहा है, वो लेकर स्टूडेंट्स पे फेंक रहे हैं। हमें खुद जूते और चप्पल लगते हैं। वहां पर फिर इस तरह से ब्रूटैलिटी से पुलिस लाठीचार्ज करती है कि उस क्रैम्प्ड अप जगह में जब 60,000 लोग अपनी जान को बचाने के लिए पैनिक होंगे तो स्टैम्पीड होगा। उस स्टैम्पीड में करीब 500 मीटर तक, क्योंकि मेरा चप्पल खो जाता है, 500 मीटर तक मेरा पैर ऐसे ही घसीटते हुए जाता है और मेरे पैर में डॉक्टर्स का कहना है कि लिगामेंट टियर है। ये एक तरह की इंजरी है, ये एक तरह की इंजरी है जो हमें हुआ, हमारे और साथियों को हुआ। एलआईसी की बिल्डिंग में सावी को, राहुल को, हमारे और साथियों को घुसाया गया, पुलिस ने घुसाया एलआईसी की बिल्डिंग में, दीवार से टेक लगाकर, गले के पास लाठी लगाकर स्ट्रैंगल करने की कोशिश की। एलआईसी की बिल्डिंग में वॉल का सहारा लेकर वहां पे लाठियां बरसाई हैं। लोगों के पैर में, कमर में, नेक में ब्रूजेस हैं। और ये सब किया जाता है ताकि देश में जो शिक्षा मंत्री है, भाजपा आरएसएस द्वारा बैठाया गया शिक्षा मंत्री, उसको अकाउंटेबिलिटी से बचा लिया जाए। टीयर गैस का इस्तेमाल आप इस तरह से करते हैं कि आप टीयर गैस इंडिविजुअल लोगों पे फेंकते हैं, आप उसको एक रिप्रेसिव और प्यूनिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो हम भी जानते हैं कि टीयर गैस का इस्तेमाल इस तरह से नहीं होता। तो लगातार एक बहुत ही साजिशन तरीके से पुलिस को डिप्लॉय करके, सिविल यूनिफॉर्म में गुंडों को डिप्लॉय करके, कल बहुत हेवी तरीके से रात को 1-1 बजे तक हमें साथियों के, दोस्तों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कॉल आए हैं कि हम तो मेट्रो के पास घूम रहे थे, रात को 9 बजे हम तो राजीव चौक मेट्रो पे थे, यहाँ पे भी लाठीचार्ज हो गई। तो ये बात समझने की है कि कल पार्लियामेंट का सत्र भी चलता है, यहीं से आपसे 200 मीटर, 150 मीटर दूर आप जब दमन ढा रहे थे इस तरह से छात्रों पर, देश के प्रधानमंत्री और तमाम भाजपा के मंत्रिमंडल के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले जो देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। अंत में इसी बात से कहूंगी कि जंतर मंतर कल की हिंसा के बाद भी 2 गुनी 4 गुनी संख्या के साथ और भरपूर ऊर्जा के साथ बरकरार है, आबाद है और ये आंदोलन चलेगा तब तक जब तक कि हम सबको इंसाफ नहीं मिलता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता।
एक चीज़ जो मुझसे छूट गई कवर करना, क्योंकि हम कल जो हिंसा हुई है उसको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे थे। हमारी एक टीम जिसमें साथी दानिश जो हमारे साथ भूख हड़ताल पे भी बैठी थी और JNU-SU की जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो आयसा के एक्टिविस्ट्स के साथ दिल्ली में जो अलग अलग सरकारी अस्पताल हैं वहाँ जाकर के जो इंजर्ड लोग कल अस्पताल पहुँचे हैं वहाँ से उनका हाल लेने की कोशिश करती हैं। और उन्होंने जो अपनी आँखों से देखा, वीडियो एविडेंसेस इकट्ठा किए, उनके बेसिस पे कुछ सवाल हम हैं जो दिल्ली पुलिस से पूछेंगे। पहली बात ये कि दिल्ली पुलिस जो हर जगह सफाई दे रही है कि आपने बैरिकेड पहले तोड़ा फिर हमने हिंसा की, हम पूछना चाहेंगे दिल्ली पुलिस से कि प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के सर पे लाठी मारना प्रोटेस्टर्स को डिसुएड करने का कौन सा पुलिस का तरीका है। हमारे पास वीडियो एविडेंसेस हैं जहां पे हमने देखा कि बहुत सारे पुलिस पर्सनल प्रोटेस्टर्स को आइसोलेट करते हैं भीड़ में से, उनको घसीट करके ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो बाकी प्रोटेस्टर्स का सहारा ना ले पाएँ और बेरहमी से उन्हें पीटते हैं। टीयर गैस शेल का इस्तेमाल जिस बर्बरता से हुआ है कल प्रोटेस्टर्स के ऊपर, वो जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह ने भी बहुत एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंट किया है। आप में से भी बहुत साथियों ने उसको डॉक्यूमेंट किया है। बिना वर्दी के, हाथों में डंडा लिए कोई भी इंसान लाठी का इस्तेमाल प्रोटेस्टर्स को डिसुएड करने में कैसे इतने ओपनली कर सकता है। और अगर वो लोग दिल्ली पुलिस RAF के व्यक्ति नहीं हैं तो दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त वीडियो एविडेंस होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार तो छोड़िए, उनके ऊपर एक प्रिलिमिनरी FIR भी दर्ज क्यों नहीं की है। बहुत सारे वीडियोस में आपको पुलिस पत्थर उठा करके प्रोटेस्टर्स के ऊपर फेंकते हुए दिख जाएगी। ये जर्नलिस्ट रोशन राय ने खुद अपने सोशल मीडिया पे डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें आप भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको डॉक्यूमेंट किया है। ये सवाल कि अगर आपने एक बार कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन कर लिया है तो आपने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया है, उसके बाद डिटेंशन के अंदर उनके साथ हिंसा और बर्बरता करने का दिल्ली पुलिस क्या जस्टिफिकेशन देना चाहती है। जो वहाँ पे डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस पहुँचते हैं जंतर मंतर पे, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। और जब वो अंदर आते हैं, ऐसे डॉक्टर्स के साथ में भी बर्बरता करना, जो पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फर्स्ट एड देने दीजिए, तो हेल्थ वर्कर्स जो अपनी ड्यूटी करने वहाँ पे आ रहे होते हैं, उनके ऊपर हिंसा दिल्ली पुलिस ने क्यों की, इसका जवाब दिल्ली पुलिस दे। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी साथी दानिश और उनके साथ आयसा की टीम गई है, उन्होंने हमें कंफर्म किया है, वो ये है कि कल जो वीडियो चल रहा था कि पेलेट गन का इस्तेमाल प्रोटेस्टर के ऊपर हुआ है, हमें उनकी फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था तो हम वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज जब दानिश अस्पताल पहुंची हैं तो वो इस वक्त उस प्रोटेस्टर के फैमिली के साथ ही हैं और डॉक्टर ने उन्हें ये कहा है कि अगर वो स्ट्रिक्ट और इमीडिएट सर्जरी नहीं करवाते हैं तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी भर के लिए पेलेट की इंजरी से ब्लाइंड हो सकते हैं। उनके साथ साथ 2 और लोग हैं प्रोटेस्टर्स जो उसी अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें भी
पेलेट गन इंजरीज आई हैं और उनकी भी बहुत क्रिटिकल हालत है। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट है जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, जिसके बारे में ये खबर चल रही थी कि शायद वो उत्तम नगर की हैं, उनसे भी हम लोग मिले। दानिश और बाकी आयशा के साथी उनसे मिल के आए, वीडियो एविडेंसेस कलेक्ट किए। वो इस वक्त वेंटिलेटर पे है और अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं। तो प्रोटेस्टर्स को डिसुएड करने के लिए उन्हें वेंटिलेटर पे बिठा दो। ये किस तरीके का डिसुएड करने का एसओपी दिल्ली पुलिस का है? दिल्ली पुलिस इसका भी जवाब दे। मैं अब इनवाइट करूंगी कि साथी मनीष, जो हंगर स्ट्राइक पे थे और कल उन्होंने अपना फास्ट ब्रेक किया, जंतर मंतर पे जो बर्बरता हुई उन्होंने देखी, वो अपनी बात रखें। बहुत शुक्रिया मीडिया के तमाम साथियों का जो यहाँ उपस्थित हैं और जिन लोगों ने भी इस पूरे कवरेज को कल पूरी दुनिया के सामने दिखाया कि कैसे इस देश में हम मदर ऑफ द डेमोक्रेसी होने का टैग लेकर के घूमते हैं। और हमने देखा कि कैसे जब स्टूडेंट्स, यूथ देश के अलग अलग हिस्से से अपनी बात कहने के लिए, शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट के सवाल को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी की बात करने के लिए जब वो आया हुआ है दिल्ली में, तो उनकी बात सुनने की बजाय, उनसे डायलॉग करने की बजाय पुलिस ने, गवर्नमेंट ने किस तरह का रुख अख्तियार किया। पेपर लीक एक बहुत इमीडिएट सवाल था जिस पर युवाओं का गुस्सा, या यूँ कहें पूरे देश का गुस्सा लोगों के सामने आया। लेकिन बात सिर्फ पेपर लीक तक ही नहीं, सिर्फ नीट के पेपर लीक का ही मामला नहीं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश में आप देखें कि चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो, उन सब में पेपर लीक एकदम न्यू नॉर्मल सा ट्रेंड हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल से लेकर के, समीक्षा अधिकारी से लेकर के, एसएससी जीडी की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, जिसका मैं खुद भी कॉम्पिटिटर हूँ, उन सब परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। एक तो ना के बराबर वैकेंसीज़ वहाँ से निकलती हैं, परमानेंट सीटें लगातार खाली हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम ना के बराबर उनकी वैकेंसीज निकलती है, और जिन चंद सीटों पर वैकेंसी निकलती है उनका हस्त पेपर लीक, भ्रष्टाचार और धांधली के रूप में सामने आता है। इसके खिलाफ इलाहाबाद में, लखनऊ में लगातार जगह जगह प्रोटेस्ट हुए और उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म था ये जो पूरा मोबिलाइजेशन कल के प्रोटेस्ट में देखा गया। और उसके पहले पिछले 1 महीने से जो जंतर मंतर पे सिटिंग चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो उसी का एक बढ़ा हुआ फॉर्म था। और उसी आवाज़ को मजबूत करने के लिए कि पेपर लीक कम से कम उसको रोका जाए, ये किसी गवर्नमेंट के लिए इतना बड़ा प्रश्न नहीं हो सकता कि पेपर लीक को रोका नहीं जा सकता। लेकिन बजाय कि उस पर एक्शन लेने के, इस तरह के स्टूडेंट्स के जो प्रोटेस्ट थे, मूवमेंट्स थे, उस मूवमेंट को ही डिलेजिटिमाइज करने, उस मूवमेंट को ही डिफेम करने, उस मूवमेंट को ही क्रिमिनलाइज करने की बार बार कोशिश की गई। मैं जब इलाहाबाद के प्रोटेस्ट में शामिल रहा, लखनऊ के प्रोटेस्ट में शामिल रहा, तो मेरे घर पुलिस पहुंचती रही। मेरे घर गिरफ्तार करने से लेकर के और तमाम तरह की घर के गार्जियंस को धमकियां, और हमारे कई साथियों को गिरफ्तार करके 151 जैसी मामूली धाराओं में, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो धाराएं हैं, जिसमें अमूमन लोगों को जेल तो दूर कोर्ट कचहरी भी नहीं जाना पड़ता है, उन जैसी धाराओं में 14-14 दिन, 15-15 दिन उन लोगों को गिरफ्तार करके रखा था। जिन धाराओं में हाई कोर्ट ने कह रखा था कि अगर इन धाराओं में कोई गिरफ्तारी होगी तो 25,000 रुपये की पेनल्टी पर डे गवर्नमेंट को देना होगा, उन धाराओं में गिरफ्तार करके 15-15 दिन हमारे साथियों को इलाहाबाद में रखा गया था। जब हम लोग इलाहाबाद या तमाम देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जंतर मंतर पर महीने भर से अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू किए हुए थे, हम लोगों की हंगर स्ट्राइक का 21वां दिन था, जब इस दिल्ली के जो कमिश्नर हैं, न्यूली अपॉइंटेड कमिश्नर, वो जब आते हैं यहाँ पर ज्वाइन करते हैं एज ए सीपी, उनका जो रुख
इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर के हम लोगों को उस दिन की शुरुआत से ही दिखने लगता है कि अर्ली मॉर्निंग जब हमारी नींद खुलती है तो ज़बरदस्त शोर होता है और एक भयानक मंजर हमारे सामने होता है। 59 साल का एक शख्स जो 20-21 दिन से हंगर स्ट्राइक पर है, जो 9-10 किलो का वजन अपना घटा चुका है, जो जिसकी हेल्थ कंडीशन एक बहुत अलार्मिंग लेवल पर चल रही है, जिसको क्रिटिकल केयर की ज़रूरत है, उसके साथ उन सीपी महोदय के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस का जो रवैया होता है वो बेहद शर्मनाक होता है। अमूमन हमारे यहाँ डेड बॉडीज़ को सफ़ेद कपड़ों में भर करके लेकर के जाया जाता है। हमने देखा कि सोनम वांगचू जो इस देश में एजुकेशनल रिफॉर्म को लेकर के, अकाउंटेबिलिटी के सवाल को लेकर के, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एजुकेशन एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर के जो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, उनको उस वाइट कपड़ों में उनको टांग करके एक डेड बॉडी के बतौर वहाँ से लेकर के जाया गया। उसके बाद पुलिस की पूरी ब्रुटैलिटी, हमारे जो कैंप लगा हुआ था वहाँ पर उसी तरह की सेम ब्रुटैलिटी पुलिस ने कोशिश की कि हमको भी वहाँ से हटाने की कोशिश किए, लेकिन हमारे सभी साथियों ने डट करके उनका मुकाबला किया। उसके अगले दिन जब 20 तारीख को कॉल थी, उस कॉल में हमने देखा कि लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होने के लिए आए थे और वो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था। इस बात के लिए ये पर्याप्त एविडेंसेस हैं कि वहाँ जितने लोग थे पिछले महीनों भर से डटे हुए थे और पिछले 4-5 दिन में वहाँ कई हजार लोग आकर के इकट्ठा रह रहे थे पीसफुली। लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए वहाँ बने हुए थे, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार की आपराधिक या अराजकता की स्थिति की कोई खबर नहीं होगी, क्योंकि लोग बहुत कोऑपरेटिव वे में एजुकेशन के सवाल को लेकर के आए थे, पीसफुली डिमांड कर रहे थे कि हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, हम किसी प्रकार का और एनार्की या क्योस नहीं चाहते हैं। लेकिन हमने देखा कि जब 20 तारीख का पार्लियामेंट का मार्च हुआ तो पुलिस के द्वारा जगह जगह बैरिकेड, जगह जगह लाठीचार्ज, जगह जगह पुलिस के द्वारा गाड़ियों को जिग जैग मोड में खड़ा कर देना ताकि प्रोटेस्टर्स को डिस्टर्ब किया जा सके। और जब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे पुलिस के द्वारा टीयर गैस छोड़ी गई और बहुत सी जगहों पर जो न्यूज़ हम लोगों को है कि पैलेट गन का भी प्रयोग किया गया। हमारे साथियों को बहुत क्रिटिकल इंजरीज उन सारी चीज़ों से आई हुई हैं। हमारे कई साथियों के हाथ टूटे हैं, पैर में बहुत गंभीर चोटें हैं। उसके साथ साथ हमारे अभी भी कई साथी जो पुलिस डिटेंशन में हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है। हम लोग लगातार, हमको फ़ोन आ रहे हैं, हमारे कई साथी मिसिंग हैं, उनकी कोई सूचना नहीं मिल रही है। पुलिस कितने लोग अभी गिरफ्तार हैं, उनका डिटेल क्या है, उनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है। और जो साथी गिरफ्तार हैं उनके साथ न सिर्फ पुलिस के द्वारा बल्कि पुलिस के साथ और जो दूसरे, यूँ कहें कि पुलिस के द्वारा या सरकार के द्वारा वो गुंडे जिनको जो लोग इसके पहले कह रहे थे कि ये वायरस हैं, ये कॉकरोचेस हैं, इनको सबक सिखा दिया जाएगा, इनको तो हमारे भाजपा के लोग सबक सिखा दिए जाएंगे, सबक सिखा देंगे, वो लोग पुलिस थाने में घुस करके उनके साथ बहुत बेरहमी और बर्बरता के साथ मारपीट किए हुए हैं। जिन कुछ साथियों ने, जो वहाँ से कुछ साथी हमारे छूटे हैं एनी हाउ, उनसे उनका ये कहना है कि हमारे कुछ साथियों को करंट्स भी लगा करके टार्चर किया गया है। करंट का टार्चर वो तरीका भी अपनाया गया है। तो इस क्रूएलिटी के साथ, इस ब्रुटैलिटी के साथ पुलिस ने कल के प्रोटेस्ट में उन्होंने बिहेव किया है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, पुलिस आम सिविलियन की सिक्योरिटी के लिए है। और इस बात को तो भूल जाइए, बल्कि जिस लेवल पे, जिस एक्सटेंट पे जाकर के उन्होंने क्रूएलिटी की है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड है और हम एक डेमोक्रेसी के बतौर इस तरह की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कभी कश्मीर में सुनते थे कि वहाँ कश्मीर के जो सिविलियंस होते थे उनके ऊपर पैलेट गन्स, लोग उनकी तकलीफ़ों को हम लोग महसूस कर पाते थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कल के प्रोटेस्ट में हमारे लोगों के ऊपर भी, दिल्ली में भी उसी तरह का उसी तरह के मेथड्स प्रयोग किए गए यहाँ पर। यानी बर्बरता की कोई सीमा नहीं रही जिसको इन लोगों ने लांघा नहीं। और इन सीपी महोदय ने, जिन्होंने न सिर्फ बर्बरता की बल्कि लोगों के सामने, मीडिया के सामने आकर के एकदम झूठ बोले जा रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, हमने थोड़ा बहुत वो किया है। तो हम लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन का सवाल, एम्प्लॉयमेंट का सवाल, और ख़ास करके हम लोग जिन पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ से आते हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और जब मैंने पीएचडी इनरोलमेंट लिया था तो मेरे यहाँ 500 रुपये में फ़ी में मेरा एडमिशन हो गया था।
और तमाम जो बैकवर्ड सोशियो इकोनॉमिक सोशियो एजुकेशनल बैकवर्ड कम्युनिटीज़ से जो लोग आते हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए बहुत सस्ती और मुफीद यूनिवर्सिटी थी जहां हम पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन अब उन फीसेस को बढ़ा करके 20,000 कर दिया गया है और लगातार फ़ी हाइक हमारे सबसे इम्पोर्टेंट इशू बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम उसका डिलापिडेटेड हो गया है, उसको गड़बड़ किया जा रहा है, फंड कट किया जा रहा है, सीटें कटौती की जा रही हैं, यानी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को, पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम के आइडिया को ही पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। उन सारे सवालों को लेकर के भी हम लोग इस आंदोलन में बने हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट का सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है, हम इलाहाबाद जैसे शहरों से जहाँ से आते हैं, वहाँ की डेलीगेसीज़ में लोग 8x10 के कमरे में अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन समय को गुजारने के लिए मजबूर हैं। तो इस वैसे में ज़रूरी है कि हम शिक्षा और रोज़गार को लेकर के जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तमाम ब्रुटैलिटी के बाद, तमाम दमन के बाद, तमाम सरकार की उस तरह की कोशिशों के बावजूद हमारा आंदोलन जारी है और ये जारी रहेगा। देश के अलग अलग कोने में जाएगा, देश के अलग अलग जिलों में जाएगा। हम जंतर मंतर को और एक्सपेंड करेंगे और इस फासिस्ट रिजिम के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।